ऑफ बेंगलोर का एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 2022 तक उसकी लाइफ सिंपल थी। सुबह लैपटॉप ओपन करो, जीरा टिकट्स देखो, कोड लिखो, पुल रिक्वेस्ट बनाओ और रिव्यू का वेट करो। उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक स्टेबल करियर थी, डिफिकल्ट बट प्रिडिक्टेबल। लेकिन फिर एआई कोडिंग टूल्स आने लगे। पहले गिटहब कोपायलट, फिर कर्सर, फिर रेप्लिट और फिर लवेबल। आरव जैसे डेवलपर्स के लिए शुरू में ये सब मैजिक जैसा था। एक प्रॉम्प्ट लिखो और एआई बॉलरप्लेट कोड रेडी। लेकिन धीरे धीरे आरव को एक अजीब पैटर्न नोटिस होने लगा। टूल्स अलग अलग थे, लोगोज अलग अलग थे, इंटरफेसेस अलग अलग थे, लेकिन इन सब के पीछे इंटेलिजेंस मोस्टली कुछ ही कंपनीज के मॉडल से आ रहा था। और उन्हीं कंपनीज में से एक थी Anthropic, artificial intelligence giant Anthropic. एक कंपनी जो एआई सेफ्टी के नाम पर स्टार्ट हुई थी, लेकिन कुछ ही सालों में कोडिंग वर्ल्ड के सबसे पावरफुल प्लेयर्स में से एक बन गई। तो क्वेश्चन ये है कि एंथ्रोपिक ने एक्चुअली में क्या कैप्चर किया? स्टार्टअप्स, जॉब्स, डेवलपर वर्कफ्लो या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का कंट्रोल लेयर? आइए इस वीडियो के थ्रू इसे पता लगाते हैं। एंथ्रोपिक की कहानी एक नॉर्मल स्टार्टअप पिच से स्टार्ट नहीं होती है। ये कहानी स्टार्ट होती है ओपेनएआई के अंदर से। डेरियो एमोडी, डैनियला एमोडी, टॉम ब्राउन, जैक क्लार्क, ये वो लोग थे जिन्होंने GPT-2 और GPT-3 के स्केलिंग लॉस को अंदर से देखे थे। मतलब एंथ्रोपिक के फाउंडर्स एआई रेवोल्यूशन को बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, ये उस रेवोल्यूशन को अंदर से बिल्ड कर रहे थे। Amadei, who kept a low profile for years, is stepping into the spotlight. And Anthropic, long positioned as the quieter, more measured alternative, is learning how to compete in public. One of the values and the things that we talk about a lot internally is just how not to believe the hype. Then I joined OpenAI very shortly after it started, was there for about 5 years, developed a lot of the ideas around scaling laws, helped build some of the early GPTs, as well as inventing the RL from human feedback method, along with others that would eventually be used to produce some of these commercial chatbots, and then left around the end of 2020. लेकिन 2020 से 21 के अराउंड कुछ बदलता है। ओपेनएआई के अंदर से एक ग्रुप निकलता है। ये लोग बाहर जाकर कोई नॉर्मल SaaS स्टार्टअप नहीं बनाते। ये एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसका मिशन था एआई को सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि रिलायबल, इंटरप्रेटेबल और स्टीयरेबल बनाना। उस कंपनी का नाम था एंथ्रोपिक। पब्लिक रिपोर्टिंग और इंटरव्यूज से जो पिक्चर बनती है उसमें डिसएग्रीमेंट कुछ मेजर थीम्स के अराउंड था। एआई सेफ्टी का अप्रोच, कमर्शियलाइजेशन का प्रेशर, गवर्नेंस का डायरेक्शन और रिसर्च विजन। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एंथ्रोपिक के फाउंडर्स ने कभी पब्लिकली रेजिग्नेशन मेमो रिलीज नहीं किया जिसमें एग्जैक्ट इंटरनल डिसएग्रीमेंट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया हो। इसीलिए इस स्टोरी को गॉसिप के रूप में नहीं बल्कि एक फिलोसॉफिकल स्प्लिट के रूप में समझना ही बेहतर होगा। एक तरफ ओपेनएआई था जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डीपर पार्टनरशिप बना रहा था और कमर्शियल डायरेक्शन में स्पीड पकड़ रहा था। दूसरी तरफ डेरियो और डैनियला जैसे लोग थे जिनका कंसर्न था कि अगर एआई सिस्टम्स आगे चलकर ह्यूमन लेवल या उससे भी पावरफुल हो गए तो सेफ्टी को बाद में चिपकाया नहीं जा सकता। सेफ्टी को मॉडल के डिजाइन, ट्रेनिंग और बिहेवियर के साथ अंदर से ही शुरू से बिल्ड करना पड़ेगा। We've picked a path that's quite different from the other players. Anthropic, since the beginning, Anthropic has thought in terms of safety and reliability of AI systems. And one of the things we realized is that was very synergistic with working with enterprises as compared to consumers. I don't think we can predict everything for sure, but precisely because of that, we're trying to predict everything we can. We're thinking about the economic impacts of AI. We're thinking about the misuse. We're thinking about losing control of the model. Most accounts के हिसाब से एंथ्रोपिक का फाउंडिंग कोड रफली 7 से 8 फॉर्मर ओपेनएआई लोगों का था। आरब जैसे डेवलपर के लिए उस वक्त ये न्यूज इररिलेवेंट थी। उसको बस
अपना कोड लिखना था, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ये एक बड़ा सिग्नल था। ओपनएआई के इनसाइडर्स ने एक न्यू एआई लैब स्टार्ट किया था और वो एआई को फास्टर नहीं सेफर बनाना चाहते थे। यही एंथ्रोपिक की फर्स्ट आइडेंटिटी थी, द रेबल लैब। लेकिन यहाँ एंथ्रोपिक की पहली आयरनी स्टार्ट होती है। सेफ्टी रिसर्च आइडियलिस्टिक लग सकती है, लेकिन फ्रंटियर एआई सेफ्टी के लिए स्मॉल लैब इनफ नहीं होता। उसके लिए ह्यूज मॉडल्स चाहिए, ह्यूज मॉडल्स के लिए कंप्यूट चाहिए, कंप्यूट के लिए जीपीयूज चाहिए और जीपीयूज के लिए चाहिए मैसिव कैपिटल। If you want to buy a gigawatt of compute, right, that buying the chips and building the chips, building everything, that costs, roughly, let's say $50 billion of capital expense to kind of fund that. And in the meantime, companies have to buy compute to serve all that revenue. And you don't want to buy too much because, you could financially overextend yourself. And you don't want to buy too little because then you can't serve all the revenue. मतलब एआई रेस को सेफर बनाने के लिए भी एंथ्रोपिक को वही एक्सपेंसिव कंप्यूट रेस ज्वाइन करनी पड़ी जिससे वो कॉशियस रहना चाहता था, और एंथ्रोपिक ने ये किया भी। मई 2021 में एंथ्रोपिक ने $124 मिलियन रेज किया और अप्रैल 2022 में एंथ्रोपिक ने $580 मिलियन रेज किया। और ऐसे ही समय बीतता गया और आया मार्च 14, 2023 जब क्लॉड लॉन्च होता है। क्लॉड को नेक्स्ट जनरेशनल एआई असिस्टेंट के रूप में पिच किया गया, एक असिस्टेंट जो हेल्पफुल, ऑनेस्ट और हार्मलेस सिस्टम्स पर एंथ्रोपिक की रिसर्च से इंस्पायर्ड था। क्लॉड का लॉन्च चैटजीपीटी जैसा इंस्टेंट कंज्यूमर एक्सप्लोजन नहीं था। एंथ्रोपिक का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, कंट्रोल रोल आउट, एंटरप्राइज पार्टनर्स, एपीआई एक्सेस और सेफ्टी फर्स्ट ब्रांडिंग। लेकिन क्लॉड का लॉन्च के बाद एंथ्रोपिक सिर्फ रिसर्च लैब नहीं रहा। मई 2023 से लेकर 2026 तक एंथ्रोपिक ने काफी सारे राउंड्स रेज किए और फरवरी 2026 में एंथ्रोपिक ने 30 बिलियन रेज किया एट 380 बिलियन वैल्यूएशन। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों बाद मई 2026 में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी ने 65 बिलियन रेज करके वैल्यूएशन को ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के पास अराउंड 965 बिलियन तक पुश कर दिया। ये नंबर्स सिर्फ फंडरेजिंग नंबर्स नहीं थे, ये एक सिग्नल था कि बिग टेक को एंथ्रोपिक में एक सेकंड ओपनएआई दिखने लगा था, एक ऐसा काउंटरवेट जो माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई अलायंस के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक एसेट बन सकता था। 2024 में क्लॉड मॉडल्स भी मैच्योर होने लगते हैं। एट देन क्लॉड 3 फैमिली आती है, हाइकू, सोनेट, ओपस। एंथ्रोपिक मॉडल फैमिली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है, एक फास्ट एंड चीप मॉडल, एक बैलेंस्ड मॉडल और एक मोस्ट पावरफुल मॉडल। फिर जून 2024 में क्लॉड 3.5 सोनेट आता है और डेवलपर्स के बीच क्लॉड की रेपुटेशन सडनली स्ट्रॉन्गर होने लगती है। फरवरी 2025 में क्लॉड 3.7 सोनेट और क्लॉड कोड इंट्रोड्यूस होते हैं। क्लॉड कोड एक कमांड लाइन कोडिंग एजेंट था, सिर्फ ऑटो कंप्लीट ही नहीं बल्कि एक टूल जो कोड बेस रीड कर सकता था, फाइल्स एडिट कर सकता था, कमांड्स रन कर सकता था और डेवलपर के टास्क को एंड टू एंड एग्जीक्यूट करने की डायरेक्शन में मूव कर रहा था। There were a couple very strong engineers here at Anthropic who all previous code models, both produced by us and produced by all the other companies, hadn't really been useful to them. They said, maybe this is useful to a beginner. It's not useful to me. There are many different kind of coding apps. We also released this thing called Claude Code, which is more of a command line tool. But Sonnet 3.5, the original one, for the first time, they said, oh my God, this helped me with something that, that it would have taken me hours to do. This is the first model that has actually saved me time. फिर आता है मई 2025 जब क्लॉड 4 लॉन्च होता है और एंथ्रोपिक कोडिंग को अपना मेन बैटलफील्ड बना देता है। क्लॉड सोनेट 4 SWE बेंचमार्क पर 72.7% स्कोर क्लेम करता है, एक क्लियर सिग्नल कि कोडिंग एंथ्रोपिक के लिए साइड फीचर नहीं मेन वेपन है। आरव जैसे डेवलपर्स पहली बार इसे सीरियसली नोटिस करने लगते हैं कि क्लॉड नॉर्मल चैटबॉट नहीं है, ये कोड भी समझता है। उसके स्टार्टअप के सीटीओ ने कहा, हम जीपीटी से क्लॉड पर स्विच कर रहे हैं, ये बेटर कोड समझता है। आरब खुश था, लेकिन अगले ही महीने उसने देखा कि कंपनी का AWS बिल 3 गुना हो गया है। एक कंपनी जो इनिशियली एज ए सेफ्टी लैब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी,
अब वो कंप्यूट एम्पायर बन चुकी थी। आरव ने सोचा, एंथ्रोपिक तो अमीर हो गया, पर मेरा कोड लिखने का तरीका क्यों नहीं बदला? लेकिन वो गलत था। बहुत ही जल्द बहुत कुछ बदलने वाला था। – 2024 के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक गोल्ड रश स्टार्ट होता है। कर्सर, रेप्लिट, विंडसर्फ, लवेबल, हर टूल एक ही प्रॉमिस बेच रहा था, AI will write your code. Like people using Replit and Cursor and others, you're already sort of automating a big part of it. So I think the demand for engineers like that, I think will go down. And instead, companies will look for generalists that can go from ideation to production code by using AI. आरव के लिए ये दुनिया एक्साइटिंग थी। कर्सर IDE के अंदर घुस गया, रेप्लिट ब्राउजर में एजेंट ले आया, लवेबल नॉन कोडर्स को एप्स बनवाने लगा। सरफेस पर लग रहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स का गोल्डन एज आ गया है, लेकिन उस गोल्ड रश के नीचे एक हिडन डिपेंडेंसी थी। हर प्रॉम्प्ट, हर फाइल रीड, हर डिबगिंग लूप, हर कोड जनरेशन के पीछे मॉडल प्रोवाइडर का मीटर चल रहा था। सरफेस पर स्टार्टअप का लोगो था, बैकएंड पर एंथ्रोपिक या ओपेनएआई का बिल आ रहा था, और यही से शुरू होती है मार्जिन क्राइसिस। नॉर्मल सैस बिजनेस में एक बार सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के बाद हर न्यू यूजर का मार्जिनल कॉस्ट रिलेटिवली लो होता है, लेकिन एआई कोडिंग टूल्स में हर यूजर एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हर इंटरेक्शन के पीछे मॉडल इन्फ्रेंस कॉस्ट लगती है। डेवलपर्स को लेटेस्ट, स्मार्टेस्ट और मोस्ट कैपेबल मॉडल्स चाहिए। अगर मॉडल हेलुसिनेट करे, कोड ब्रेक करे या डिपोजिटरी समझ ना पाए तो टूल यूजलेस हो जाता है। यही मोमेंट था जहां एआई कोडिंग स्टार्टअप्स को रियलाइज हुआ कि हम मॉडल कंपनीज के कस्टमर भी है और उनके फ्यूचर कंपटीटर्स भी। और फिर क्या? फिर मॉडल कंपनीज जैसे एंथ्रोपिक और ओपेनएआई खुद की कोडिंग एजेंट्स लॉन्च करने लगे। क्लॉड कोड, ओपेनएआई कोडेक्स, यानी जो कंपनीज बैकएंड ब्रेन सप्लाई कर रही थी वही अब फ्रंट एंड वर्कफ्लो ओन करने आ गई। सप्लायर अब कंपटीटर बन चुका था। जिन स्टार्टअप्स ने क्लॉड के ऊपर अपना स्टार्टअप बिल्ड किया था, उन्हीं के अगेंस्ट क्लॉड कोड डायरेक्टली compete करने लगा। विंडसर्फ का केस इस एआई कोडिंग गोल्ड रश का डार्क साइड था। फास्ट ग्रोथ, $1 बिलियन वैल्यूएशन टॉक्स, लेकिन दूसरी साइड पर हाई मॉडल कॉस्ट, नेगेटिव मार्जिन्स और सप्लायर कंपटीशन। Google now getting aggressive in these AI talent wars, poaching the CEO and the top talent of coding startup Windsurf right after OpenAI called off its $3 billion acquisition of that startup. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विंडसर्फ एक टाइम पर 2.85 बिलियन वैल्यूएशन टॉक्स में था। फिर ओपेनएआई के साथ अराउंड 3 बिलियन एक्विजिशन टॉक्स की हाइप बनी, लेकिन जुलाई 2025 तक वो डील कोलैप्स हो गई। उसके बाद गूगल ने विंडसर्फ के सीईओ, को-फाउंडर और टॉप रिसर्चर्स को एक रिवर्स एक्वायर स्टाइल में डील में हायर कर लिया। फुल कंपनी एक्वायर नहीं हुई, टीम का बड़ा हिस्सा बीच में ही छूट गया। बाद में कॉग्निशन लैब्स, जो डेविन बनाता है, विंडसर्फ को एक्वायर कर लेता है। एंथ्रोपिक ने विंडसर्फ को डायरेक्टली नहीं खाया, लेकिन एंथ्रोपिक जैसे मॉडल प्रोवाइडर्स ने वो मार्केट कंडीशन क्रिएट कर दी जहां कोडिंग स्टार्टअप्स के लिए सरवाइव करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो गया। अगर उनके पास अपने मॉडल्स, अपना डिस्ट्रीब्यूशन और अपना एंटरप्राइज मोड नहीं है तो। और यही इस वीडियो का मेन पॉइंट भी है। एंथ्रोपिक ने कोडिंग स्टार्टअप्स को एक साथ एक्वायर नहीं किया, उसने उसके नीचे की जमीन को ही एक्वायर कर ली, जो कि है मॉडल लेयर। लेकिन कोडिंग स्टार्टअप्स के ऊपर एक और वार चल रही थी, एंथ्रोपिक वर्सेस ओपेनएआई का। ओपेनएआई ने चैट जीपीटी के थ्रू कंज्यूमर एआई माइंडशेयर कैप्चर कर लिया था, लेकिन कोडिंग एजेंट्स के बैटलफील्ड में क्लॉड कोड suddenly strong position लेने लगा। Basically, Codex is OpenAI's answer to Claude Code. Claude Code was launched by Anthropic in December last year. It can supercharge programmers. Basically, they can deploy an army of coding agents who can then build software. Both these tools can build apps from scratch. They are far more powerful than the older chatbots. अब सीधा सवाल, क्या एंथ्रोपिक ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब्स खा ली? शॉर्ट आंसर है नहीं, लेकिन अनकंफर्टेबल आंसर ये है कि उसने पावर बैलेंस को बदल के रख दिया। क्लॉड का सबसे बड़ा यूज केस कोडिंग बन रहा था। एंथ्रोपिक के अपने इकोनॉमिक एनालिसिस में कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल टास्क क्लॉड यूजेज का मेजर चंक थे।
मतलब क्लॉड सिर्फ एजेस लिखने वाला चैटबॉट नहीं था, वो डेवलपर वर्कफ्लो का कोर टूल बन रहा था। सीनियर इंजीनियर के लिए एआई एक लेवरेज टूल बन सकता है। वो आर्किटेक्चर समझता है, एआई आउटपुट वेरीफाई कर सकता है और हाई लेवल डिसीजंस ले सकता है। हालांकि जूनियर इंजीनियर के लिए प्रॉब्लम डिफरेंट है। जो काम पहले जूनियर डेवलपर्स को ट्रेनिंग ग्राउंड देता था, जैसे कि बॉयलर प्लेट कोड, सिंपल फीचर्स, बेसिक डिबगिंग और माइग्रेशंस, वही टास्क अब एआई एजेंट्स इंक्रीजिंगली हैंडल करने लगी थी। यानी जॉब डिसअपियर नहीं हो रही थी, एंट्री लेवल लैडर स्क्वीज हो रही थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम कोड लिखने से लेकर एआई के कोड को रिव्यू करना, क्लीन करना और वेरीफाई करने तक शिफ्ट हो रहा था। पहले आरव खुद कोड लिखा करता था, अब आरव एआई को टास्क देता है। एआई कोड लिखता है, आरव रिव्यू करता है। एआई फिक्स करता है, आरव आर्किटेक्चर डिसाइड करता है। ये एक नया रोल है, सुपरवाइजरी इंजीनियरिंग। लेकिन यह एक नुआंस इंपॉर्टेंट है। एआई कोडिंग टूल्स हमेशा प्रोडक्टिविटी बूस्ट नहीं देते। एक्सपीरियंस डेवलपर्स पर किए गए स्टडीज ने दिखाया कि रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स रिपोजिटरीज में एआई कभी-कभी डेवलपर्स को स्लो भी कर सकता है, क्योंकि एआई आउटपुट को रिव्यू करना, क्लीन करना, कॉन्टेक्स्ट समझना और मिस्टेक्स को कैच करने में भी टाइम लगता है। तो प्रॉब्लम सिंपल रिप्लेसमेंट की नहीं है, रियल शिफ्ट की है कि कौन सा काम ऑटोमेट होगा, कौन सा काम वेरीफाई करना पड़ेगा, कौन सा इंजीनियर एआई को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगा और कौन सिर्फ एआई के आउटपुट पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फाइनली एंथ्रोपिक ने क्या कैप्चर किया? एंथ्रोपिक ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को खत्म नहीं किया, पर उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पावर सेंटर्स को शिफ्ट कर दिया। जो कंपनी मॉडल लेयर ओन करती है, वो बाकी सब लेयर्स पर प्रेशर डाल सकती है। कर्सर, विंडसर्फ, रेवफ्लिट, लवेबल, सरफेस पर ये सब अलग टूल्स हैं, लेकिन अगर इनका ब्रेन क्लॉड या जीपीटी है तो वैल्यू चेन का बड़ा हिस्सा मॉडल कंपनी के पास जाता है। एंथ्रोपिक ने स्टार्टअप्स को एक साथ एक्वायर नहीं किया, उसने उनका मोस्ट वैल्यूएबल डिपेंडेंसी को ही कैप्चर कर लिया। पहले मॉडल लेयर्स, फिर क्लॉड कोड के थ्रू वर्कफ्लो लेयर, फिर एंटरप्राइजेस डील्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और फिर क्लाउड डील्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर। कल तक आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कोड लिखता था, आज वो एक ऑपरेटर बन रहा है जो एआई एजेंट्स को कमांड देता है और उनका आउटपुट वेरीफाई करता है और उन मिस्टेक्स को कैच करता है जो मशीन कॉन्फिडेंटली कर देती है। और कल हो सकता है सॉफ्टवेयर कंपनी का मतलब हो कुछ ह्यूमंस और कुछ एजेंट्स, और बीच में एक मॉडल कंपनी जो डिसाइड करेगी कि कोड कैसे लिखा जाएगा, किस कॉस्ट पर लिखा जाएगा और किसकी परमिशन से लिखा जाएगा। एंथ्रोपिक ने क्लॉड बनाया और क्लॉड ने कोडिंग वर्कफ्लो में एंट्री ली और धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे वैल्यूएबल क्वेश्चन ही बदल गया। कौन कोड लिख सकता है से कौन उस एआई को कंट्रोल करता है जो कोड लिखता है। और शायद इसी तरीके से एंथ्रोपिक ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक बार में नहीं बल्कि लेयर बाय लेयर कैप्चर करना शुरू कर दिया।